नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। हम वापस से हमारे वही थ्योरेटिकल टॉपिक जो ट्रांजिस्टर चल रहा था उसी पर वापस से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उन सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यदि आपको ये मेरी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे और जितना जल्दी हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम आपको लाइव क्लास दे पाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि लगभग 800 के आसपास सब्सक्राइबर है और 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम ऑनलाइन क्लास लाइव दे पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? चलो तो अपने टॉपिक को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हम ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन से पहले की चीज़ें हमने बात की थी कि जब ट्रांजिस्टर की दोनों संधि अग्र बायस में होती है तो वो कौन से बायस में काम करता है, कौन से क्षेत्र में काम करता है, संतृप्त क्षेत्र में, और उसका उपयोग एज ए ऑन स्विच के रूप में काम में लेते हैं। और जब दोनों संधि मतलब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में काम करते हैं तो यह एज ए ऑफ स्विच की तरह काम करता है और इस क्षेत्र को हम कहते हैं कट ऑफ क्षेत्र या स्तब्ध क्षेत्र या अंतक क्षेत्र इसे नाम दिया जाता है। जब हमारा एमीटर बेस संधि हो वो कौन सी बायस में हो, अग्र बायस में, और जो हमारी कलेक्टर वाली संधि हो वो पश्च बायस में होती है तो इसे हम कहते हैं सक्रिय रीजन, एक्टिव रीजन कहते हैं। और इस रीजन में ही ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है और वो उपयोग है एम्पलीफायर के रूप में। ओके, और चौथी कंडीशन थी कि जब हमारी इनपुट संधि है वो पश्च बायस में हो और आउटपुट संधि अग्र बायस में हो तो उस स्थिति में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स एक्टिव रीजन में काम करता है और रिवर्स एक्टिव रीजन में हम ट्रांजिस्टर को काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे सबसे पहले ट्रांजिस्टर की वर्किंग कि ट्रांजिस्टर कार्य कैसे करता है। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली। ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली, अंग्रेजी में बोले तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर में भी हम पढ़ रहे थे संधि ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात बीजेटी पढ़ रहे थे, और बीजेटी के दो प्रकार थे, पीएनपी और एनपीएन। तो हमें इनकी क्या देखनी है, कार्य प्रणाली देखनी है कि ये कैसे कार्य करते हैं। तो मैं समझाने के लिए क्या ले लेता हूँ कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ। कौन सा ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ कार्य प्रणाली समझाने के लिए? पीएनपी ट्रांजिस्टर काम में हम लेते हैं। अब देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में था क्या, तो दोस्तों हमने देखी थी कि ट्रांजिस्टर में कितनी परत होती हैं, भिन्न चालकता के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। मध्य वाला जो क्षेत्र है उसका डोपिंग और प्रकृति दोनों ही क्या होती हैं, साइड वालों से अलग होती हैं। और जैसा कि मैं पुरानी बातें याद दिला देता हूँ कि जो संग्राहक वाला एरिया है, ये जो कलेक्टर वाला एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, और एमीटर वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल, जो एमीटर का एरिया है वो सबसे कम होता है, और जो बेस का एरिया सबसे कम होता है, और एमीटर का एरिया कलेक्टर से कम और बेस से ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं डोपिंग की बात करूं तो सबसे अधिक डोपिंग किसमें, एमीटर में, उसके बाद में कलेक्टर में, और सबसे कम डोपिंग आधार में होती है। कहने का मतलब आधार में डोपिंग भी सबसे कम होती है और एरिया भी सबसे कम होता है। एमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है और कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। 6 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले डिस्कस किए थे। हाँ जी, यदि मैं पी एन पी ले रहा हूँ तो ये पी हो गया, ये एन हो गया और ये पी हो गया। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि पी परत में बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। तो डोपिंग बहुत ज़्यादा है तो होल भी बहुत ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे। तो मान लो इतनी अधिक संख्या में क्या है, मेरे पास में होल है, बहुत अधिक संख्या में मेरे पास में क्या है, होल है। और ये जो एन है,
एन में एन क्या है, बेस वाला एरिया, और बेस में डोपिंग क्या होती है, कम। अगर बेस में डोपिंग कम होगी तो यहाँ पर बहुसंख्यक भी क्या होंगे, कम होंगे। तो एन परत में बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं या बहुत कम, तो जवाब आएगा कम संख्या में होंगे। मेजॉरिटी में होने के पश्चात भी ये क्या है, कम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग क्या हो, सबसे कम होती है। ओके, यहाँ पे कुछ मॉडरेट डोपिंग है तो कुछ मात्रा में क्या होंगे, यहाँ पर होल होंगे, बहुसंख्यक। सुनो दोस्तों, अब हमारे एमीटर का कार्य क्या बताया था मैंने, कि आवेश वाहक को प्रवाहित करना, किसकी ओर, आधार की ओर। और कलेक्टर का काम क्या होता है, इन आवेश वाहकों को संग्रहित करना। ठीक है ना। तो ये दो स्टेटमेंट मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, जस्ट याद दिला रहा हूँ कि एमीटर का कार्य क्या होता है, कि आवेश वाहक आधार को प्रदान करना, और कलेक्टर का कार्य क्या होता है, इन आवेश वाहकों को संग्रहित करना। तो सर सॉरी, कलेक्टर का कार्य आवेश वाहकों को संग्रहित करना। तो बताओ इस बेस का कार्य क्या है, कि बेस का कार्य है कि इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्मिलन क्या हो, कम से कम हो। जब हम ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में बात करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करते कहाँ हैं, एम्पलीफायर के रूप में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं तो हमारी एमीटर आधार संधि, एमीटर बेस जो संधि है वो हमेशा कौन सी बायस में होती है, अग्र बायस में। और जो आधार संग्राहक संधि होती है वो कौन सी बायस में होती है, पश्च बायस में। तो दोस्तों पी परत का बैटरी के धन सिरे से जुड़ना कौन सी बायस कहलाता है, अग्र बायस करना कहलाता है। तो ये वोल्टता क्या हो जाएगी, VEB। बोलो हाँ या ना, कि ये वोल्टता किस किस के बीच में आरोपित की गई है, तो उत्सर्जक और आधार के मध्य आरोपित की गई है। और सर ये अग्र बायस में कैसे हुई है संधि, क्योंकि पी परत को बैटरी के धन सिरे से जोड़ना ही कौन सी बायस कहलाता है, अग्र बायस कहलाता है। तो ये हमारी कौन सी संधि थी दोस्तों, तो ये संधि थी एमीटर आधार संधि। और दूसरी वाली संधि कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बेस कलेक्टर संधि। दो ही तो संधि बन रही है, और आप जानते हो कि जितनी संधि होंगी उतनी ही क्या बनेंगी, अवच्छय परत। हमने आपको एक कहानी और सुनाई थी कि जहाँ डोपिंग जितनी ज़्यादा होगी अवच्छय परत उतनी ही पतली होगी। तो पी परत में डोपिंग सबसे क्या है, ज़्यादा है, तो अवच्छय परत क्या होगी, बहुत पतली होगी कि नहीं होगी। और एन परत में डोपिंग क्या है, सबसे कम है, तो अवच्छय परत क्या होगी, मोटी होगी। और हमने बात की थी कि अग्र बायस में अवच्छय परत की मोटाई क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये इनपुट संधि मतलब एमीटर बेस संधि है, वो कौन सी बायस में, अग्र बायस में। तो ये संधि की जो अवच्छय परत है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने जो कलेक्टर और आधार के बीच में संधि है इसे कौन सी बायस में रखते हैं, पश्च बायस में। तो दोस्तों ये भी कौन सी परत है, पी। और पी परत को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ना कौन सी बायस कहलाता है, पश्च बायस। तो ये हो जाएगा VB और C। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों दो बातें हो गई कि यह वाली संधि कौन सी बायस में, पश्च बायस में, और यह वाली संधि कौन सी बायस में, अग्र बायस में। समझने के लिए दिमाग में लिख सकते हो कि ये कौन सी बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और ये वाला मैटर किस में है, रिवर्स बायस में। क्यों है, देखो सॉरी, अच्छा लिखते समय मिस्टेक कर दी है, फॉरवर्ड बायस लिखना था, बोला सही था। तो देखो उत्सर्जक आधार संधि को कौन सी बायस में रखते हैं, अग्र बायस में, और आधार संग्राहक संधि को कौन सी बायस में, रिवर्स बायस में। सर ऐसा ही क्यों रखते हैं, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर को काम में लेते हैं तो इनपुट संधि अग्र बायस में होनी चाहिए और आउटपुट संधि पश्च बायस में होनी चाहिए। तो पी परत को बैटरी के धन सिरे से जोड़ना अग्र बायस और पी परत को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ना पश्च बायस। बोलो ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अब देखो कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्त जैसे ही मैं इसको अग्र बायस में वोल्टेज आरोपित करूँगा, कौन सा, VEB, तो यदि मैं इस वोल्टेज के मान में वृद्धि करूँगा और जैसे ही वोल्टेज हमारा 0.5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो
उत्सर्जक आधार संधि के मध्य की अवच्छय परत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब अवच्छय परत खत्म हो जाएगी, भाई अग्रबाह्य में अवच्छय परत खत्म होती है कि नहीं होती है, तो जब ये अवच्छय परत खत्म हो जाएगी तो ये होल कौन सी ओर गति करेंगे, ये होल किसकी ओर गति करेंगे, तो एमीटर से कहाँ जाएंगे, ये बेस की ओर जाएंगे। और मैंने आपको यही बताया था कि उत्सर्जक का काम क्या होता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक को आधार की ओर भेजना। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर उसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ होल कौन सी ओर गति करेंगे, तो होल गति करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो एमीटर से आधार की ओर कौन गति कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, होल गति कर रहा है। लेकिन आपने एक बात भी देखी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ओर गति करेंगे, बेस से किसकी ओर गति करेंगे, एमीटर की ओर। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की गति की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गति करेंगे, तो बेस से एमीटर की ओर गति करेंगे। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ें पता लग गई कि पी परत में बहुसंख्यक होल और एन परत में बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही अवच्छय परत टूटेगी तो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या करेंगे, संधि के आर पार जाएंगे, जैसा कि मैंने डायोड में आपको पढ़ाया है। तो जब ये आर पार जाएंगे तो होल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो ई से बी की ओर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो बी से ई की ओर। तो दोस्त हमने आपको पढ़ाया भी है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो धारा इस दिशा में गति करेगी, और ये धारा किसकी है, एमीटर के आवेश वाहक के कारण। तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, एमीटर धारा, हिंदी में बोले तो उत्सर्जक धारा। तो दोस्त अगर मैं बोलूं कि धारा इलेक्ट्रॉन के कौन सी दिशा में है, विपरीत में, तो क्या ये होल की दिशा में है कि नहीं है, हाँ या ना। तो कल भी मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तब मैंने बोला था कि धारा की दिशा होल की दिशा में होती है या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। एक ही बात है कि अलग बात है, एक ही बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक भी एमीटर से आधार की ओर गति कर रहे हैं, और धारा भी कहाँ से कहाँ गति कर रही है, एमीटर से आधार की ओर गति कर रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये धारा वास्तविकता में आ किसके कारण रही है, क्या केवल होल के कारण आ रही है, क्या केवल इलेक्ट्रॉन के कारण आ रही है, या फिर दोनों के कारण आ रही है। तो जवाब आएगा दोनों के कारण आ रही है। क्यों, क्योंकि होल भी गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि होल की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है। इसलिए मेजॉरिटी अर्थात मुख्यतः धारा किसके कारण आएगी यहाँ पर, होल के कारण। क्योंकि हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है कि जो आधार है उसका एरिया ही 5% होता है और उसमें डोपिंग सबसे कम करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बहुसंख्यक है इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होगी। मैं मान लेता हूँ कि होल 100 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 या 10 होंगे। तो मुख्यतः देखा जाए तो मेजर रोल किसका है, होल का है। बाकी एग्जाम में कोई पूछे कि धारा का प्रभाव होता किसके कारण है, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। इसलिए तो इसको नाम दिया जाता है बाईपोलर युक्ति, बीजेटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अर्थात इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। लेकिन कोई पूछे कि मुख्यतः धारा किसके कारण आ रही है, तो होल के कारण आ रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है, तो एमीटर से बेस की ओर जा रही है। दोस्त आप जानते हो कि इनकी संख्या यदि 100 है, इनकी संख्या 5 है, तो जब होल इलेक्ट्रॉन के पास में जाएगा तो उनका बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा, पुनर्मिलन। मतलब एक होल इलेक्ट्रॉन से मिलकर के, क्योंकि होल पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0। अर्थात इलेक्ट्रॉन होल से मिलकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्मिलन। अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो जब दोस्तों पुनर्मिलन होगा तो क्या इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी कि नहीं आएगी। मान लो 2 होल 2 इलेक्ट्रॉन से मिल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई।
हमें इलेक्ट्रॉन उतने ही रखने हैं तो क्या करना पड़ेगा भैया कि इलेक्ट्रॉन कौन प्रदान करे, हमारी बैटरी। भाई जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उतने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन कर दे, हमारी बैटरी कर दे, तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लो 10 होल 10 इलेक्ट्रॉन से पुनर्मिलन हो गया तो कितने होलों की कमी हुई यहाँ पर, 10। तो 10 होल की पूर्ति कौन करेगा, बैटरी का धन सिरा, और 10 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति भी कौन करेगा, बैटरी का ऋण सिरा। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पूर्ति आधार में कौन करेगा, बैटरी के ऋण सिरे से। तो दोस्त अगर आपको दिख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गति कर रहे हैं, बैटरी के ऋण सिरे से किसकी ओर, आधार की ओर गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि धारा हमेशा किसके विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। तो आपको इससे एक बात तो पता चल गई होगी, कौन सी वाली, कि जो धारा आएगी वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में आएगी। कहने का मतलब जो आधार की धारा है वो क्या हो जाएगी, IB। तो ये अंदर की ओर होगी कि बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो धारा इसके जस्ट विपरीत। बैटरी का ऋण सिरा इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर दे रहा है तो धारा इसके जस्ट उल्टी आएगी। कहने का साफ सा मतलब ये हो गया आप लोगों के सामने कि आधार की धारा की जो दिशा है वो कौन सी ओर होगी, बाहर की ओर होगी। एमीटर की धारा की दिशा क्या होगी, ये अंदर की ओर होगी। हाँ जी दोस्त, तो जब कुछ इलेक्ट्रॉनों का कुछ होलों के साथ में पुनर्मिलन हो जाता है, मान लो 100 होल थे और 5 इलेक्ट्रॉनों का पुनर्मिलन हो गया तो बचे कितने, 95। तो ये 95 होल जाने कहाँ चाहिए, कलेक्टर वाले एरिया में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। तो ये होल यहाँ तभी जाएंगे जब इनको कोई खींचने वाला हो, हाँ या ना। तो मुझे बताओ ये बैटरी का कौन सा सिरा है, ऋण सिरा है या नहीं है, मुझे बताओ हाँ या ना है। तो बैटरी का ऋण सिरा चाहता क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना या होल को अपनी ओर खींचना। तो होल को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ऋण धन को आकर्षित करता है और धन ऋण को आकर्षित करता है, क्योंकि असमान आवेशों के मध्य में ही कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बैटरी का ऋण सिरा किससे जुड़ रहा है, कलेक्टर से। तो ये किसको खींचने की कोशिश करेगा, होल को। तो जो पुनर्मिलन के पश्चात बचे हुए होल है वो कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में, हाँ या ना। तो दोस्तों हम जानते हैं कि होल की दिशा में किसकी दिशा होती है, धारा की दिशा। तो कलेक्टर में आने वाले होल के कारण धारा क्या हो जाएगी, IC, क्योंकि होल की दिशा ही तो धारा की दिशा होती है कि नहीं होती है। तो कलेक्टर धारा क्या हो जाएगी, IC, एमीटर धारा क्या हो जाएगी, IE, और हमारी आधार की धारा क्या हो जाएगी, IB। अब मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ का धारा नियम लगाऊँ, किसका, किरचॉफ का धारा नियम, KCL लगाने पर, कौन सा नियम लगाने पर, किरचॉफ का धारा नियम लगाने पर। तो किरचॉफ का धारा नियम कहता क्या है कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो मुझे बताओ धारा आ कौन सी रही है, IE आ रही है कि नहीं आ रही है। तो धारा आ कौन सी रही है, IE। जा कौन सी रही है, एक धारा जा रही है आधार टर्मिनल की ओर, तो उस धारा का नाम है IB। और एक धारा कहाँ जा रही है, कलेक्टर में, तो उस धारा का नाम क्या है, IC। तो इस कार्य प्रणाली से आपके सामने एक छोटी सी बात निकल कर के आई है, जिससे आपके टेक्निकल हेल्पर और DMRC दोनों में क्या आए हुए हैं, न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अक्सर बच्चा इन बातों को क्या करता है, रटता है, लेकिन आज आपने ये वर्किंग देखी होगी तो आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि जो एमीटर धारा है वो कौन सी दो धाराओं का योग है, तो आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होता है। कई बार बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि गुरुजी आपने कार्य प्रणाली PNP के आधार पर समझा दी, तो NPN में क्या होगा, NPN में कुछ भी नहीं होगा, सेम चीज़ है कि यहाँ पर दो N परत है और बीच में कौन सी परत है, P परत है। बस धारा की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी, क्योंकि यहाँ क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये धारा हो जाएगी IE, यहाँ होल आएंगे तो ये हो जाएगी IB और ये हो जाएगी IC। तो इन दोनों धाराओं का योग भी यहाँ पर कौन सी धारा आ रही है, एमीटर की। भाई जो धारा की दिशा है वो चेंज हो जाएगी कि नहीं,
अंदर वाली बाहर हो जाएगी और बाहर वाली अंदर। तो ये अब आई भी अंदर हो जाएगा और आई सी भी क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और आई ई कौन सी ओर हो जाएगा, बाहर की ओर। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में भी वही बात आएगी कि दो आ रही है और एक जा रही है। तो चाहे एन पी एन ट्रांजिस्टर हो चाहे पी एन पी ट्रांजिस्टर हो, दोनों के केस में ये फार्मूला सत्य है। तो ये तो वर्किंग वाली बात थी, काम वाली बात ये लिखनी है। अब मैं आपके सामने इस बात को लिख देता हूँ। एग्जाम में कार्य प्रणाली नहीं पूछेगा, बशर्ते आपको ये वाला लॉजिक पता हो। कार्य प्रणाली तो इसलिए समझाइए ताकि कभी भी आप पढ़ो ना तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? चलो इस बात को लिखो, जो बात मैं बोल रहा हूँ वर्किंग में उस बात को लिखो कि जो उत्सर्जक धारा है वो किस किस के योग के बराबर होती है। तो आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होती है। हाँ जी, लिखो इस बात को। ट्रांजिस्टर दोनों प्रकार के ही काम में लेते हैं, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, लेकिन ज़्यादा काम में कौन सा लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता हमेशा किससे ज़्यादा होती है, होल से ज़्यादा होती है। इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक किया जाता है। तो लिखो कुछ बातें कि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, अंग्रेजी में खूब पढ़ाया है एमीटर करंट। उत्सर्जक धारा का मान आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC के योग के बराबर होता है। दो बात बोली है मैंने, अभी आपको डायग्राम से समझाया भी, आप दोबारा से भी उस डायग्राम को देख सकते हो। तो ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक धारा IE है वो आधार धारा तथा संग्राहक धारा के योग के क्या होती है, बराबर होती है। आप उस डायग्राम में लगाओगे तो किरचॉफ के धारा नियम से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो IE है उसके बराबर में क्या होता है, IB प्लस IC। तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि एमीटर की जो धारा है उसका मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि जो आधार की धारा है, इस आधार की धारा में तो बहुत कम मात्रा में आवेश वाहक होते हैं, तो धारा भी आधार की सबसे क्या होगी, बहुत कम होगी। यदि टोटल 100 एम्पियर है तो आधार की धारा मुश्किल से 1 एम्पियर या 2 एम्पियर होगी। तो बाकी की धारा किसके बराबर होती है, लगभग कलेक्टर धारा के बराबर ही होती है। इसलिए तो मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था कि ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, लिखाया था कि नहीं लिखाया था, कि ट्रांजिस्टर विद्युत धारा को, कौन सी धारा को, विद्युत धारा को एक प्रतिरोध स्तर से दूसरे प्रतिरोध स्तर में ट्रांसफर करता है। कैसे पता लगा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर की इनपुट संधि को सामान्यतः कौन सी बायस में रखते हैं, अग्र बायस में रखते हैं। इसलिए अग्र बायस में अर्थात इनपुट जो प्रतिबाधा होती है वो होती है कम, और आउटपुट प्रतिबाधा होती है क्या होती है, उच्च। तो धारा लगभग जा रही है एक जैसी ही, लेकिन इनपुट की प्रतिबाधा अलग है और आउटपुट की प्रतिबाधा अलग है। इसलिए तो ये बात कहावत सिद्ध हो रही है। तो IE धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद में IC, और सबसे कम धारा कौन सी होती है, IB। अगर और भी फैक्ट दिखाना चाहूँ तो IE धारा का मान लगभग किसके बराबर होता है, IC। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, लगभग। क्यों? क्योंकि जो IB धारा है उस IB धारा का मान IE की तुलना में बहुत नगण्य होता है।
अगर ये 1 एम्पियर है ना तो ये माइक्रो एम्पियर में वैल्यू आएगी, नगण्य मान की चीज़ होती है। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि एमीटर की धारा संग्राहक धारा के मान के लगभग बराबर होती है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, तो जवाब सीधा लगाना है निम्न। अगर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की स्थिति में अलग अलग आता है, बाकी आपका जवाब होना क्या चाहिए कि डायरेक्ट पूछे कि ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है। तो चूंकि ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली को समझाया किसके आधार पर जाता है कि ट्रांजिस्टर को हम किसके रूप में काम में लेते हैं, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर के रूप में जब हम काम में लेते हैं तो इसकी जो इनपुट संधि मतलब उत्सर्जक आधार संधि को कौन सी बायस में रखते हैं, अग्र बायस में, और आधार संग्राहक संधि को कौन सी बायस में, पश्य बायस में रखते हैं। तो इसलिए इनपुट संधि का जो प्रतिरोध होता है या इनपुट प्रतिबाधा होती है वो कम होती है और आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है। लिखो, ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्यतः एम्पलीफायर, हिंदी में बोले तो प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। क्या बोला मैंने कि ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। और जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं तब उत्सर्जक आधार संधि, तो यहाँ पर हम देते क्या है, इनपुट, तो उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस में मतलब फॉरवर्ड बायस में तथा आधार संग्राहक संधि पश्य बायस में, बोले तो रिवर्स बायस में होती है। तो जब एग्जाम में कुछ भी नहीं दे और सीधा बोले कि ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, तो इसका जवाब इसी के आधार पर देना है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है। तो लिख लो कि जब कुछ भी नहीं दे और सीधा पूछे कि ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा, या हिंदी में बोले तो निवेशी प्रतिबाधा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, इनपुट इम्पीडेंस। ट्रांजिस्टर की निवेशी प्रतिबाधा मतलब इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, निम्न होता है। और कोई पूछे कि निम्न होता क्यों है, क्योंकि इनपुट संधि होती है वो कौन सी बायस में होती है, अग्र बायस में होती है। ठीक है। तथा निर्गत प्रतिबाधा, तो निर्गत का मतलब होता है आउटपुट और प्रतिबाधा का मतलब होता है इम्पीडेंस। तो दोनों वर्डों को सीख जाओ। प्रतिबाधा की जगह एग्जाम में प्रतिरोध वर्ड भी कई बार दे देता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, बार बार कह रहा हूँ कि जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, तो निम्न होती है। कोई पूछे ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर को मुख्यतः काम में लेते हैं एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर के समय उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस में होने के कारण ही इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, निम्न होती है। और आउटपुट जो संधि अर्थात उत्सर्जक आधार संधि है वो कौन सी बायस में होती है, पश्य बायस में, और पश्य बायस में प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अर्थात निर्गत प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है। अलग अलग अभिविन्यास की बात करेगी जब जवाब हमारा अलग होगा। ये मोटे तौर पर बात करता है, भाई घर में सदस्यगण कौन अच्छा है, तो बोलेंगे ये अच्छा है,
और ये बुरा है। लेकिन कोई पूछे कि पढ़ाई के हिसाब से कौन अच्छा है, तो बोलेंगे वो अच्छा है। वो बोलेंगे काम धंधे के हिसाब से कौन अच्छा है, तो वो अच्छा है। वो बोलेंगे कि घर को साल संभाल करना, मैनेज करने में कौन अच्छा है, तो वो अच्छा है। लेकिन कोई ओवरऑल पूछ ले तो उसका जवाब अलग ही आता है कि नहीं आता है। हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो हम बोलेंगे झालावाड़ जिले में होती है। लेकिन कौन से एरिया में होती है, तो बोलेंगे माउंट आबू में होती है कि नहीं होती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट मोटे तौर पर पूछ रहा है सीधा कि ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, तो जवाब सीधा आना चाहिए निम्न। क्यों? क्योंकि इनपुट प्रतिबाधा कौन सी बायस में होती है, अग्र बायस में। और डायरेक्ट पूछे कि जो इसकी आउटपुट प्रतिबाधा कैसी होती है, तो उच्च। क्यों? क्योंकि आउटपुट कौन सी बायस में होता है, पश्चिम बायस। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब देना बहुत कारगर होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो लिखो, 2-3 लाइनें और बची हुई है, उनको भी लिखा देते हैं ताकि आपको कुछ क्लियरिटी आ जाएगी इसकी वर्किंग के संबंध में। वैसे आप वीडियो को दोबारा से भी रिफ्रेश करके रिज्यूम करके देख सकते हो, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि उसकी वर्किंग कैसे समझाई है। अगर वर्किंग समझ में आ गई तो समझ लो ट्रांजिस्टर का 50% मैटर समझ में आ गया। क्योंकि वर्किंग होती है, वो कार्य प्रणाली पता नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे एमीटर की धारा जा रही है और कैसे होल की धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सा क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं लगेगा। तो लिखो एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक किया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किससे ज़्यादा होती है, होल से ज़्यादा होती है। तो जवाब आएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, और गतिशीलता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोबिलिटी। और यदि आप लोगों को मोबिलिटी मैंने पढ़ाई है तो आप लोग सभी लोग कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करेंगे। जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है पूरा, तो वो कमेंट जरूर करेगा कि गतिशीलता की यूनिट क्या होती है, गतिशीलता का मात्रक होता क्या है। तब तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो ढाक के 3 पार हो रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता तुलना में अधिक होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? छोटी मोटी बातें जो बेसिक है, जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चन यदि एग्जाम में घुमा फिरा करके आ गया तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो इन छोटी बातों को यदि आप लिखोगे, पढ़ोगे, तो आपको सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। तो कुछ बात चीज़ों पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वर्किंग समझ में नहीं आएगी आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? चलो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ जी, तो मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगी। क्योंकि किसी भी चीज़ की बेसिक आधारभूत चीज़ यदि हमें पता नहीं है ना, तो फिर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर तुमने दिमाग में सेट कर ली तो समझ लो आपका भला हो जाएगा। और यदि तुमने सोचा कि बाद में देखेंगे तो फिर एग्ज़ाम आपको बाद में ही दिखाई देगी। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना सभी को? चलो, तो वर्किंग क्या है, कैसे काम में लेते हैं, गतिशीलता क्या है, छोटी छोटी बातें हमने लिखी है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की कुछ इम्पोर्टेंट बात। भाई हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में संधि ट्रांजिस्टर में भी कौन सा पढ़ रहे हैं हम, संधि ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। और जो हमारा संधि ट्रांजिस्टर है उस संधि ट्रांजिस्टर के संबंध में हम देखते हैं कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल हैं।
ठीक है। और कितनी परत है? 3 परत है। कितनी अवचय परत है? 2। संधि कितनी है? 2। ये सारी बातें हमने की हैं, लेकिन आप जानते हो कि इनपुट देने के लिए कितने टर्मिनल चाहिए? 2। और आउटपुट प्राप्त करने के लिए भी कितने टर्मिनल चाहिए? 2। कुल मिला के हमें चाहिए टर्मिनल कितने? 4। और है कितने? 3। तो अब कैसे काम चलेगा? जरा रिप्लाई करो सभी लोग। तो भाई आप भी जानते हो कि 3 टर्मिनल हैं और चाहिए 4। 4 क्यों चाहिए? 2 इनपुट देने के लिए और 2 आउटपुट लेने के लिए। तो हम ऐसा कर ले क्या कि जो एक टर्मिनल है वो दोनों के लिए क्या कर लेते हैं? कॉमन। वो इनपुट में भी आ जाए और वही आउटपुट में भी आ जाए, तो हमारा 4 का काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए ही ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के क्या होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, अभिविन्यास होते हैं। अभिविन्यास का मतलब हो गया कॉन्फ़िगर करना अंग्रेजी में, और इसका मतलब होता है किसी एक को कॉमन लेना। तो यदि मैंने एमीटर को कॉमन लिया तो इसे क्या बोलेंगे हम? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और जिसमें मैंने आधार को कॉमन लिया तो इसे बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और जिसमें कलेक्टर को कॉमन लिया तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 प्रकार के अभिविन्यास हो गए, क्योंकि हमारे पास में 3 ही टर्मिनल है। तो या तो एमीटर को कॉमन करेंगे, या बेस को करेंगे, या फिर कलेक्टर को करेंगे। तो लिखो ट्रांजिस्टर में अभिविन्यास कॉन्फ़िगरेशन। भाई कॉन्फ़िगरेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको इनपुट के लिए 2 टर्मिनल और आउटपुट के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो कुल मिला के 4 चाहिए और एक्चुअल में है कितने हैं? 3 ही टर्मिनल है, इसलिए एक को क्या करते हैं? कॉमन। तो लिखो ट्रांजिस्टर में, और ट्रांजिस्टर का सीधा सा मतलब यहाँ पर मैं बीजेटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में अभिविन्यास अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक को क्या करना? कॉमन करना। तो तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं। पहला वाला कौन सा है? कॉमन बेस अभिविन्यास। हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है, कॉमन का मतलब होता है अंग्रेजी हिंदी में उभयनिष्ठ। यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उभयनिष्ठ। जैसे कि 2 समीकरण है, दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ ले लिया। तो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा नाम लिखो कॉमन एमीटर अभिविन्यास। अंग्रेजी में लिखे तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, ठीक है। और यदि मैं तीसरी बात करना चाहूँ आप लोगों के सामने, तो तीसरी बात कौन सी है? कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। क्योंकि टर्मिनल 3 है तो किसी एक को कॉमन करेगा। एक बार आधार को कॉमन कर दिया, एक बार एमीटर को, और एक बार कलेक्टर को। 3 ही संभावना बनती है। तीनों का हम डायग्राम बना करके देख लेते हैं कि सर कैसे कैसे कॉमन कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक एक का डायग्राम बना करके देख लेते हैं, एक एक को हम समझ लेते हैं, ताकि आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगी। कॉमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनपुट के लिए 2 और आउटपुट के लिए कितने चाहिए? 2। कुल मिला के हमें 4 टर्मिनल चाहिए, वास्तविकता में है कितने? 3। इसलिए एक को क्या करते हैं? कॉमन करते हैं, ठीक है ना। सभी लोग एक बार फटाफट से इसको उतार लीजिए।
इन बातों को एक बार सभी लोगों ने उतार लिया होगा। तो जब ये अभी विन्यास अपन ने उतार लिए तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे, और जो एक एक को पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कौन सा अभिविन्यास पढ़ेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। अगले लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय।